डीसी रुकनुद्दीन कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था। उसके नीचे टाइम बम चल रहा था। उसने घड़ी देखी, 8 बज चुके थे। अमीर हमजा की घड़ी के मुताबिक सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। उसकी अपनी घड़ी के हिसाब से 12 मिनट थे। उसने हेलो हेलो कहकर आवाज दी। पता चला कि मोबाइल बंद कर दिया गया है। उसने क्रेडल पर हाथ रखकर फिर कमिश्नर से राब्ता करना चाहा। दूसरी तरफ कमिश्नर किसी दूसरे अफसर से बातें कर रहा होगा, इसलिए उससे राब्ता नहीं हुआ। वो बेख्तियार रोते हुए चीखते हुए कहने लगा, बचाओ, खुदा के लिए बचाओ, कोई है, कोई माहिर ना हो, कोई जान पर खेल कर मुझे बचाने आ जाए, मैं उसे अपनी जिंदगी की सारी कमाई दे दूंगा। रोने और चीखने से वक्त कभी नहीं रुकता। मौत के करीब पहुंचने वाला वक्त गुजरता जा रहा था। सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। तब मेगाफोन के जरिए गली से कमिश्नर की आवाज सुनाई दी, रुकनुद्दीन, हम आ गए हैं, राब्ता करो। उसने फौरन ही उसके मोबाइल फोन पर राब्ता किया। कमिश्नर ने कहा, हमारी घड़ी के मुताबिक सिर्फ 1 मिनट रह गया है। वो चीख कर बोला, 1 नहीं 4 मिनट हैं, प्लीज जल्दी आएं। एक एक लम्हा कीमती है। एक शख्स की आवाज सुनाई दी, सर मैं बम डिस्पोजल का माहिर हूँ, लेकिन हमारी घड़ियों में कई मिनटों का फर्क है। ऐसा हो सकता है कि हम आपके पास पहुंचे और वो बम फट जाए। दूसरे शख्स की आवाज आई, मैं भी बम डिस्पोजल का माहिर हूँ, हम इस मकान से बहुत दूर चले आए हैं। अगर सही वक्त का तयन होता और हमें सिर्फ 10 मिनट का वक्त मिल जाता तो हम उस बम को नाकारा कर देते। अभी आपके पास आने का मतलब ये होगा कि हम खुदकुशी करने आ जाएं। रुकनुद्दीन ने चीख कर गाली देते हुए कहा, क्या यहाँ मेरी मौत का तमाशा देखने आए हो? मैं कहता हूँ अभी वक्त है, मुझे बचा लो, मुझे जानबूझकर मरने के लिए न छोड़ो। फोन कमिश्नर साहब को दो, वो मुझे बचाने आएंगे। आवाज आई, कमिश्नर साहब, इस मोहल्ले के लोगों को खतरे से आगाह कर रहे हैं। लोग आसपास के मकानात से निकल कर भाग रहे हैं। आप खुद ही समझें, ऐसी हालत में हम वहाँ कैसे आ सकते हैं? फिलहाल आपकी सलामती की दुआएं कर सकते हैं। दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। रुकनुद्दीन के हाथ पांव ढीले पड़ गए। हाथ से रिसीवर और टेलीफोन छूटकर नीचे गिर पड़ा। बस आखिरी वक्त था और ऐसे वक्त को वक्ते दुआ कहते हैं। दिमाग सुन हो गया था, कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। ऐसी दिमागी हालत में उसे आखिरी बार पढ़ने के लिए कलमा भी याद नहीं आ रहा था। मौत की दहशत ऐसे मरहले पर पहुंच गई थी कि उस पर सकता तारी हो गया था। वो मुर्दे जैसा हो गया था। उसमें इतनी तवानाई नहीं रही थी कि सर अपना तवाजुन कायम रख सके। उसका सर एक तरफ शाने पर ढलक गया। उस मकान से बहुत दूर हजारों की तादाद में लोग जमा थे। वो मोहल्ला खाली हो गया था। इस्लामाबाद से वजारत दाखिला के सेक्रेटरी ने कमिश्नर से पूछा, क्या डीसी को बचा लिया गया है? कमिश्नर ने वहाँ की सूरत हाल बताई कि किसी वक्त भी बम का धमाका होने वाला है। सही वक्त का तयन नहीं हो सका है। ऐसी सूरत में बम डिस्पोजल के माहिरीन उस मकान में जाएंगे तो डीसी के साथ वो भी मारे जाएंगे। वैसे आसपास के मकीनों और दुकानदारों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। सिर्फ डीसी के अलावा किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इंतजार में और ऐसी बातों में 8:30 हो गए। फिर 8:45 हुए। उसके बाद 9 बज गए, लेकिन धमाका नहीं हुआ। वो मकान एक जिंदा शख्स के मकबरे की तरह खामोश और वीरान दिखाई दे रहा था। मौत के डर से कोई उस मकबरे पर फातिहा पढ़ने के लिए भी नहीं जा रहा था। कमिश्नर ने बम डिस्पोजल के माहिरीन से पूछा, क्या बात है, धमाका नहीं हुआ? एक माहिर ने कहा, जैसा कि हमें वक्त बताया गया है उस हिसाब से 1 घंटा पहले धमाका होना चाहिए। दूसरे माहिर ने कहा, 1 घंटा गुजर चुका है, वहाँ टाइम बम नहीं रखा गया है, डीसी साहब को खामखा दहशतजदा किया गया है। कमिश्नर ने कहा, अमीर हमजा सिर्फ डीसी को नहीं, हम सबको भी दहशतजदा कर रहा है। आप दोनों माहिरीन को अब वहाँ जाना चाहिए। वो सब उस मकान के करीब जाने लगे। वो अंदर से खौफजदा थे। माहिरीन का अंदाजा था कि टाइम बम में ज्यादा वक्त नहीं रखा जाता। जब बम 1 घंटे बाद भी ब्लास्ट नहीं हुआ तो उसमें कोई टेक्निकल खामी पैदा हो गई होगी। कमिश्नर मकान से जरा दूर रहा। माहिरीन को खतरात मोल लेने पड़ते हैं। वो दोनों अल्लाह का नाम लेकर मकान में दाखिल हुए। उन्होंने रुकनुद्दीन को आवाज दी, जवाब नहीं मिला। वो फोन पर बता चुका था कि दूसरी मंजिल के एक कमरे में है। उन्होंने जीने चढ़ते हुए उसे मुखातिब किया, सर आप खैरियत से हैं? दूसरे ने कहा, हम बम को नाकारा बनाने के लिए आए हैं। क्या वो अभी तक ऑन है? प्लीज इतना बता दें, क्या टिक टिक की आवाजें आ रही हैं? वो रुक रुक कर आगे बढ़ते जा रहे थे और कुछ न कुछ पूछते जा रहे थे। ये भी पूछ रहे थे कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा। आखिर वो एक कमरे के करीब पहुंच गए। उसका दरवाजा खुला हुआ था। बाहर से दिखाई दे रहा था कि वो कमरे के वस्त में एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ बैठा है। उसका सर एक शाने पर ढलका हुआ था। आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मुसलसल दहशत की ज्यादती से उसका दम निकल गया है। उन्होंने फिर उसे आवाज दी। वो कुर्सी पर टस से मस न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। वहाँ की गहरी खामोशी में टिक टिक की आवाजें एक सेकंड के वक्फे से उभर रही थी। वो आवाजें बता रही थी कि बम वॉच ऑन है और अभी खतरा है। वो दोनों ज़ेरे लब कलेमा पढ़ते हुए कमरे में आए। कुर्सी के करीब पहुंचे। डीसी रुकनुद्दीन की पतलून भीगी हुई थी और गलाजत की
की नाकाबिले बर्दाश्त बू आ रही थी। उसके नीचे फर्श पर वो बम रखा हुआ था। दोनों ने अपनी नाक और मुंह पर रुमाल बांधकर फर्श पर दो जानू होकर उस टाइम बम को देखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार बम देखे थे, लेकिन ऐसा बम पहली बार देख रहे थे। वो बम क्या था? एक प्लास्टिक का मुस्ततील डिब्बा था। उसके ऊपर एक स्टॉप वॉच रखी हुई थी। स्टॉप वॉच में एक बटन हुआ करता है जिसे अगर दबाया जाए तो घड़ी के सेकंड का कांटा टिक टिक की आवाज के साथ हरकत करने लगता है। फिर उसी बटन को दबाया जाए तो घड़ी बंद हो जाती है, यानी उसी एक बटन से घड़ी चलती है और उसी से बंद हो जाती है। और टाइम बम से कभी स्टॉप वॉच मुंसलिक नहीं होती। एक माहिर ने हाथ बढ़ाकर उस वॉच को 2 उंगलियों से थाम कर उठाया तो वो प्लास्टिक के डिब्बे से अलग हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर एक ने कहा, ये टाइम बम तो नहीं है। दूसरे ने जरा डरते हुए उस डिब्बे को उठाया तो वो बिल्कुल हल्का था, जैसे अंदर से खाली हो। उसके अंदर बैटरी और धमाका खेज मादे का वजन होना चाहिए था, लेकिन खोखले डिब्बे का सिर्फ अपना हल्का सा वजन था। उसने उसके ऊपरी हिस्से को खोला तो उसके खाली और खोखले होने की तस्दीक हो गई। अंदर एक छोटा सा तह किया हुआ कागज रखा हुआ था। दोनों ने उसे खोल कर पढ़ा। अमीर हमजा ने लिखा था, रुकनुद्दीन, मैं कह चुका हूँ, कानून को अपने हाथ में नहीं लूंगा। मुझे अपना कातिल बनाने पर मजबूर न करो। मैं फिर मोहलत दे रहा हूँ। अदालत में जाकर इकबाल जुर्म करो और ये सबक हासिल करो कि बम डिस्पोजल माहिरीन और इस मुल्क के तमाम ताकतवर और बाइख्तियार अकाबरीन भी तुम्हें मौत से बचाने नहीं आएंगे। और ये देख लो कि कोई नहीं आया, बचाया मैंने है, फकत अमीर हमजा। उन्होंने रुकनुद्दीन की नब्ज और दिल की धड़कनें देखी। पता चला कि वो बेहोश हो गया है। उन्होंने फोन के जरिए कमिश्नर को बताया, सर कोई टाइम बम नहीं है। यहाँ के लोगों को और डीसी साहब को दहशत में मुब्तला रखा गया है। डीसी साहब दहशत के मारे बेहोश हो गए हैं। उनकी हालत ऐसी है कि फौरन किसी भंगी को बुलाकर उनकी सफाई करवानी होगी, फिर दूसरा लिबास पहनाकर या चादर में लपेटकर अस्पताल पहुंचाना होगा। कमिश्नर ने कहा, अभी ये जाहिर न किया जाए कि वो बम नकली था। मैं भंगियों को भेज रहा हूँ। जब तक इस मकान में न आऊं तुम दोनों बाहर ना आओ और ना ही किसी अखबार वाले से बात करो। कमिश्नर ने अपने मातहतों से कहा, इस इलाके में भंगी होंगे, 2-4 को बुलाकर ले आओ, जल्दी करो, डीसी साहब को अस्पताल पहुंचाना है। फिर उसने इस्लामाबाद वजारत दाखिला के सेक्रेटरी से गुफ्तगू की। अमीर हमजा के खिलाफ कार्रवाई करने और अवाम में उसकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे लाने के लिए एक तरीकाकार का तयन किया। फिर उस मकान में गया। कई अखबारात के नुमाइंदे और फोटोग्राफर्स भी मकान के अंदर आना चाहते थे। उन्हें पुलिस ने रोका और वादा किया कि अभी उन्हें बुलाया जाएगा। कमिश्नर ने उस कमरे में आकर दोनों माहिरीन को समझाया कि इसे असली और बहुत ही खतरनाक बम जाहिर किया जाए। अखबारात के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स को वो नकली बम न दिखाया जाए और न ही उसकी तस्वीरें उतारने की इजाजत दी जाए। दोनों माहिरीन ने उसे एक डिब्बे में बंद किया। फिर कमिश्नर के साथ मकान से बाहर आए। फोटोग्राफर तस्वीरें उतारने लगे। कमिश्नर ने कहा, मैं तमाम सवालात के जवाब दूंगा, फिलहाल इन्हें रास्ता दें। इस डिब्बे में बहुत ताकतवर धमाका करने वाला तबाहकुन बम है। माहिरीन ने बड़ी महारत से इसे नाकारा बनाया है। इसके बावजूद ऐसी टेक्निकल मुश्किलात हैं जिन्हें समझने के लिए अभी लेबोरेटरी ले जाना जरूरी है। प्लीज एक तरफ हट जाएं, इन्हें फौरन जाने के लिए रास्ता दें, वरना यहाँ कोई बड़ी तबाही आ सकती है। दोनों माहिरीन वो डिब्बा लेकर एक गाड़ी में वहाँ से चले गए। रुकनुद्दीन ठंडे पानी के बायस होश में आ गया। फटी फटी आंखों से अपने आसपास देखने लगा। उसने कुछ बोलना चाहा, उसके मुंह से आवाज न निकल सकी। वो दहशत के बायस आर्जी तौर पर कुव्वते गोयाई से महरूम हो गया था। भंगियों को देखकर ये समझ रहा था कि वो मर चुका है और उसे आखिरी बार गुस्ल दिया जा रहा है। वो होश में आ चुका था लेकिन हवास में नहीं था, एबनॉर्मल हो चुका था। कमिश्नर दूसरे मातहतों के साथ मकान के बाहर कह रहा था, आप हजरात सच लिखने वाले सहाफी हैं। आप अखबारात के जरिए अवाम को हकीकत बताएं कि अमीर हमजा कितना जालिम और संगदिल दहशतगर्द है। अगर हमारे माहिरीन बर वक्त इस बम को नाकारा न बनाते तो रुकनुद्दीन जैसे दयानतदार डीसी के साथ इस इलाके के सैकड़ों अफराद हलाक और जख्मी हो जाते। रुकनुद्दीन से जाती दुश्मनी का मतलब ये नहीं कि सैकड़ों बेगुनाह अफराद की जिंदगियों से खेला जाए। अगर इस बम को नाकारा बनाने में कामयाबी न होती तो ये सक्खर जैसे पुरअमन शहर में बदतरीन दहशतगर्दी होती। बेगुनाह अफराद की हलाकत के अलावा दर्जनों मकान और दुकानें खंडर बन जाती। वो अमीर हमजा के खिलाफ जहर उगल रहा था। मुखालिफिन अब उसकी शख्सियत बिगाड़ने, उसे दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन साबित करने के लिए अखबारात के अलावा दूसरे सरकारी मीडियाज को भी इस्तेमाल करने वाले थे। दूसरी सुबह सूबाई पार्टी के लीडर रहमान चन्ना ने फोन पर काशिफ अकबर से गुफ्तगू की।
उसे बताया कि राजा नवाज के हौसले कितने बढ़ गए हैं। उसने पिछली तमाम रात जमाल सौले को कैदी बनाकर नाजा के साथ सुबह तक वक्त गुजारा है और रहमान चन्ना को ये धमकी दी थी कि वो उन बहन भाइयों की मदद के लिए आएगा तो उनके रॉ के एजेंट बेजनाथ उर्फ बेजू को तमाम ठोस सबूत के साथ कानून के हवाले कर देगा। काशिफ अकबर ने कहा, चन्ना साहब, पहले 2 दिनों से अखबारात में ये खबरें शाया हो रही हैं कि सियासतदानों के जरिए यूनिवर्सिटी में तालीम के सिलसिले में धांधलियां हो रही हैं। जो जवान पार्टी के मकासद के लिए काम करने का अहद करते हैं उन्हें आसानी से वहाँ दाखिला मिल जाता है और ज़हीन तलबा और तालिबात की इम्तिहानी कॉपियां तब्दील करके उनके ज्यादा से ज्यादा नंबर पार्टी वर्कर्स तलबा को देकर उन्हें ऊंचे ग्रेड से पास कर दिया जाता है। रहमान चन्ना बोला, जी हाँ, ऐसी खबरें शाया हो रही हैं। सबसे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि हमारी पार्टी के स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर जमाल सौले की बुरी तरह पिटाई होने की खबर भी शाया हुई है। काशिफ अकबर बोला, आज के अखबारों में मिर्जा नेक बख्त के स्टूडेंट्स यूनियन लीडर सादिक गिलानी की पिटाई होने की खबर भी शाया हुई है। राजा नवाज के बारे में लिखा है कि वो तालीमी माहौल को सियासी गंदगी से पाक करने आया है और तालीम से दिलचस्पी रखने वाले तमाम तलबा और तालिबात राजा नवाज की हिमायत करते हैं। काशिफ अकबर बोला, चन्ना साहब, ये राजा नवाज कोई तालिब इल्म नहीं है मगर एक स्टूडेंट बनकर यूनिवर्सिटी में पहुंचा हुआ है और दोनों बड़ी सियासी पार्टियों का दुश्मन है। चन्ना बोला, जी हाँ, जैसे अमीर हमजा दोनों सियासी पार्टियों के खिलाफ सरगर्म अमल है। मैं एक बार आपसे कह चुका हूँ, ये राजा नवाज मुझे अमीर हमजा लगता है। जो रॉ के एजेंटों तक पहुंचा हुआ है वो कितना बाखबर और कितनी मुनज़्ज़म पार्टी का सरबरा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। काशिफ अकबर बोला, स्टूडेंट्स हमारी फ्रंट लाइन है, हमें इसमें फौरी तब्दीलियां करनी होंगी। आप यहाँ आ जाएं, मैं इस सिलसिले में जरूरी बातें करूंगा। काशिफ अकबर के एक मुशीर ने सुबह बेदार होते ही उसे बताया कि उनकी पार्टी के अखबार के मुदीर ने फोन पर इत्तला दी है कि राजा नवाज ने पिछली रात जमाल सौले की कोठी में घुसकर उसकी पिटाई की और ये मालूम किया कि किस तरह उनके ताल्लुकात रॉ के एजेंटों से हैं। मुशीर ने पूछा, क्या तुम्हें ये बातें फोन के जरिए बताई गई हैं? मुदीर ने कहा, नहीं जी, बाकायदा प्रेस रिलीज के तरीके पर फोटोस्टेट कॉपी मौसूल हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि ये खबर दूसरे अखबारात को भी अरसाल की जाएगी। काशिफ अकबर ने सोचा, अब वो राजा नवाज हो या अमीर हमजा, उसने प्रेस रिलीज में नाजा का जिक्र नहीं किया, फिर तो वो सच्चा आशिक है। महबूबा की इज्जत रख ली है, सुना है लड़की बहुत ही खूबसूरत और बड़ी पुरकशिश है। सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर कहा, सर, कमाल सौले साहब हॉटलाइन पर हैं और बहुत हॉट होकर बोल रहे हैं। काशिफ अकबर ने हॉटलाइन का रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं हूँ काशिफ अकबर। दूसरी तरफ से कमाल सौले ने कहा, सर, ये क्या हो रहा है? एक 2 कौड़ी का जवान मेरे बेटे की जान का दुश्मन बना हुआ है और सूबाई पार्टी के तमाम ओहदेदार तमाशा देख रहे हैं। पता है वो कल रात कोठी में घुस आया था, उसने 4 खूंखार कुत्तों को और उनके ट्रेनर बेजू को भी जहर देकर हलाक कर दिया है। अगर वो मेरे बच्चों को भी हलाक कर देता तो आपका कुछ न जाता, मुझे आपकी पार्टी में रहने की सजा मिल जाती, बल्कि सजा मिल रही है। काशिफ अकबर ने कहा, कमाल साहब, गुस्सा दिखाने से दुश्मन फौरन ही हमारी गिरफ्त में नहीं आएगा। जैसा वो चालबाज है वैसे ही चालबाजी से हम इसे आपके कदमों में लाकर गिराएंगे और आप ही इसे अपनी पसंद की मौत देंगे। कमाल सौले बोला, मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ। काशिफ अकबर ने कहा, आप जरूर तशरीफ लाएं और अपने साथ अपनी बेटी और बेटे को भी ले आएं। उस कमबख्त ने आपकी बेटी को बदनाम करने के लिए अखबार वालों तक बड़ी शर्मनाक खबरें पहुंचाई हैं। कमाल सौले एकदम गड़बड़ा कर बोला, कैसी शर्मनाक खबरें? मैं कसम खाकर कहता हूँ उस कमीने ने मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाया। काशिफ अकबर बोला, मुझे यकीन है कि वो पांव की धूल है, आपके सर तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो बदनाम कर रहा है तो हमें भी जवाबन उसे झूठ साबित करना होगा। इसीलिए कहता हूँ आप नाजा और जमाल को साथ ले आएं। वो रिसीवर रख कर बड़बड़ाया, गधे का बच्चा अपनी बेटी की पारसाई का यकीन दिला रहा है, जबकि चन्ना साहब कह रहे हैं कि वो जवान सुबह तक नाजा के साथ था। मैं भी इसे पारसा ही कहूंगा। पार्टी को मजबूत रखने के लिए ऐसे लोगों के झूठ को भी सच कहना पड़ता है। उसने इंटरकॉम पर सेक्रेटरी से कहा, मिर्जा से बात करवाओ। थोड़ी देर के बाद सेक्रेटरी ने इत्तला दी, मिर्जा नेक बख्त फोन 32 पर है। उसने फोन 32 का रिसीवर उठाकर उसे कान से लगाकर कहा, हेलो, मैं काशिफ अकबर हूँ। मिर्जा नेक बख्त ने पूछा, मुझसे गुफ्तगू की कैसे जहमत की? वो बोला, मैं किसी भी मामले में आपका मोहताज नहीं हूँ और ना ही आप मेरे मोहताज हैं, लेकिन जब दोनों के मफादात पर ज़र्ब पड़ती है तो फिर हम दोनों पर लाजिम होता है कि उस ज़र्ब लगाने वाले तीसरे शख्स से पहली फुर्सत में निपटा जाए। नेक बख्त बोला, अमीर हमजा एक अरसे से हम दोनों के पीछे पड़ा है और हम अपने तौर पर उससे निमट रहे हैं। आप शायद राजा नवाज की वजह से परेशान हो रहे हैं। काशिफ अकबर बोला, क्या आप उससे खतरा महसूस नहीं कर रहे? उसने आपके स्टूडेंट्स यूनियन की लीडर की भी पिटाई की है। शायद आप नहीं जानते कि वो एक मुस्तहकम और वसी ज़राए रखने वाली तंजीम का सरबराह है या फिर उस तंजीम का बहुत ही अहम पुर्जा है। वो जानता है कि हमारे तुम्हारे ताल्लुकात थे
नेकबख्त बोला, मैं मानता हूँ राजा नवाज यूनिवर्सिटी में रहकर हम दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। अभी इब्तिदा है, वो तन्हा हमारे स्टूडेंट्स से निमट रहा है। अगर उसे ढील दी गई तो वो दोनों स्टूडेंट्स यूनियन को वहां से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बाय द वे, आप अपनी दूसरी फोर्स के जरिए उसे ठिकाने क्यों नहीं लगा रहे? काशिफ अकबर बोला, यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या आप राजा नवाज को मौका देंगे कि वो आपकी स्टूडेंट्स यूनियन को खत्म कर दे? नेकबख्त बोला, मैं किसी दुश्मन को सर उठाने का मौका नहीं देता, लेकिन राजा नवाज आपके कांधे पर सवार होकर यूनिवर्सिटी पहुंचा है। बेहतर है पहले आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं 1 घंटे के बाद लंदन के लिए रवाना हो जाऊंगा, वापस आकर देखूंगा। आप उसे खत्म न कर सके तो मुझे ही करना होगा। मिर्जा नेकबख्त ने फोन बंद कर दिया। काशिफ अकबर सोचने लगा, ये कमबख्त पता नहीं लंदन जा रहा है या वॉशिंगटन। जरूर खुफिया हाथ से मजीद अहम मामलात तय करेगा और दूसरी खुफिया एजेंसियों से भी कुछ लेन देन के मुआहिदे कर सकता है। उसने अपने मुशीर को बुलाकर कहा, यूरोप और अमेरिका में हमारे जितने कारकुन हैं उन्हें अलर्ट कर दो। मिर्जा नेकबख्त इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कहाँ जा रहा है और कैसी कैसी अहम शख्सियात से मिल रहा है, इसकी तमाम मसरूफियात की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। मुशीर चला गया। सूबाई पार्टी का लीडर रहमान चन्ना मुलाकात के लिए आया, फिर उससे मुसाफा करके एक सोफे पर बैठ गया। काशिफ अकबर ने उसे मिर्जा नेकबख्त के बारे में बताया कि वो इंतखाबी मुहिम के लिए गैर मुल्की दौरे पर गया है। अभी इब्तिदा है और वो अपनी सियासी पोजीशन मुस्तहकम करता जा रहा है। रहमान चन्ना ने कहा, हमने भी मुल्क गिर मुहिम चला रखी है, आप भी गैर मुल्की दौरा करें तो हमारी पोजीशन मजबूत होती रहेगी। वैसे आप यहाँ आए हैं तो पहले राजा नवाज को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करें और अपनी स्टूडेंट्स फ्रंट को मजबूत करें। काशिफ अकबर बोला, राजा नवाज का ठिकाना पता मालूम हो तो उस पर हमला करवाया जाए। अब वो मोहतात हो गया होगा, पता नहीं यूनिवर्सिटी आएगा या नहीं। चन्ना बोला, अगर नाजा यूनिवर्सिटी जाएगी तो वो भी सर के बल जाएगा। काशिफ अकबर बोला, फिर तो हम उसे सर के बल ही जमीन में दफन करवाएंगे। वो दरिंदा कातिल मुख्तार पाशा किस जेल में है? रहमान चन्ना बोला, यहीं कराची सेंट्रल जेल में। काशिफ बोला, फिर तो बात बन जाएगी, जेलर से सौदा करें। मुख्तार पाशा 2-4 घंटों के लिए जेल से निकलेगा, राजा को कत्ल करेगा, फिर कैदी बनकर जेल के अंदर चला जाएगा। चन्ना बोला, ये तरीका कार दुरुस्त रहेगा। राजा नवाज की तंजीम के लोग कातिल को ढूंढते रह जाएंगे। काशिफ अकबर ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या आपने वडेरा कमाल सौले की बेटी को देखा है? वो बोला, जी हाँ, यूनिवर्सिटी में दाखिले के दिनों में 2-3 बार देखा है। काशिफ अकबर ने पूछा, क्या वाकई हसीन है? चन्ना बोला, गैर मामूली तौर पर हसीन है, दूसरी लड़कियों से कुछ अलग ही लगती है। शायद मगरूर होने के बायस उसके हुस्न में और ज्यादा कशिश पैदा हो गई है। काशिफ अकबर बोला, अभी वो अपने बाप के साथ आने वाली है, आप दूसरे कमरे में रहेंगे। उनके जाने के बाद मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करूंगा। रहमान चन्ना बोला, देखिए, मैं आपके इरादों को समझ रहा हूँ, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, फिर भी ये कह दूं कि वडेरा कमाल सौले हमारी पार्टी के लिए बहुत अहम है। थर के इलाकों के 3 MNA और 3 MPA हमेशा उसकी मुट्ठी में रहते हैं, उनसे असेंबली में हमारी तादाद बढ़ती है। काशिफ अकबर बोला, मैं समझता हूँ, आप खदशा जाहिर कर रहे हैं, इसलिए आपको यकीन दिलाता हूँ कि बात नहीं बिगड़ेगी। नाजा को अगवा किया जाएगा तो इल्जाम राजा नवाज पर आएगा। वडेरा कमाल सौले हम पर कभी शक नहीं करेगा। वो कुछ बेचैन सा होकर बोला, हमें इतने सियासी पत्थर लगते रहते हैं कि हमारे जख्मों की मरहम पट्टी के लिए एक खूबसूरत नर्स लाजमी होती है। ये न हो तो सियासत के रेगिस्तान में प्यासे मर जाएं। सियासत की संगीनी में हुस्न शबाब की रंगीनी जरूरी है। इंटरकॉम के जरिए सेक्रेटरी ने कहा, सर, साईं कमाल सौले तशरीफ लाए हैं। वो बोला, उन्हें बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। वो इंटरकॉम को ऑफ करके बोला, चन्ना साहब आइए, मैं जरा छुपकर उसे देखना चाहता हूँ। वो दोनों एक कमरे से दूसरे कमरे में आए, वहाँ से एक कॉरिडोर में पहुँचे। एक तरफ वसी और अरीज ड्राइंग रूम का दरवाजा और खिड़की थी। काशिफ अकबर ने पर्दे को जरा सा हटाकर देखा। वो कुछ फासले पर नजर आई। अपने बाप और भाई के सामने वाले सोफे पर शाहाना अंदाज में ऐसे तन कर बैठी थी जैसे वो सोफे पर नहीं, दिल की मसनद पर बैठने के लिए पैदा हुई हो। काशिफ अकबर उसे देखकर पलकें झपकाना भूल गया। सियासत के गर्म तपते हुए सहरा में नंगे पांव चलते चलते ठंडी मखमली घास कदमों तले आ गई थी। सावन की बदली उस पर बरसने चली आई थी। वो ख्याल ही ख्याल में बहुत दूर पहुंच गया। हुस्नो शबाब की बारिश में भीगने लगा। रहमान चन्ना ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो वो ख्यालात से चौंक पड़ा। खिड़की से हटकर एक कमरे की तरफ जाते हुए बोला, ये तो कयामत है। मैं 1 दिन के लिए आया था, अब 2-4 दिन रह सकता हूँ। चन्ना बोला, फिर इसे ट्रैप किया जाए? काशिफ बोला, जरूर किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। मेरा इस्लामाबाद जाना भी जरूरी है। रहमान चन्ना ने कहा, हमारे लोग ऐसे हैं कि जो कहा जाए कर गुजरते हैं। देर नहीं करेंगे, आज ही इसे आपकी शिकारगाह में पहुंचा देंगे। काशिफ अकबर बोला, ठीक है, आप जाएं, पहले यही काम करें, बाद में दूसरे मसाइल पर बातें होंगी। वो अपने बेडरूम में आकर इंटरकॉम के जरिए सेक्रेटरी से बोला, उन्हें भेज दो। थोड़ी देर के बाद
बाद वडेरा कमाल सौले अपनी बेटी और बेटे के साथ आया। उसने उठकर उनका इस्तकबाल किया, फिर उन्हें सोफे पर बैठने को कहा। वडेरा कमाल सौले ने बैठते ही कहा, ये मेरा बेटा जमाल सौले और ये मेरी बेटी नाजा है। मैंने इन्हें इसलिए शहर में रहने दिया है कि आपका साया इनके सर पर है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आपने सही, आपके रहमान चन्ना साहब तो इनकी हिफाजत कर सकते थे, मगर उन्होंने मेरे बच्चों को दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ दिया। सुबह तक कोई उनकी खैरियत मालूम करने भी नहीं आया। काशिफ अकबर ने सोचा था कि नाजा की तरफ नहीं देखेगा, बार बार देखने से मर्द की नीयत का पता चल जाता है, लेकिन वो उसके बाप की शिकायत सुनने के दौरान में उसे चोर नजरों से देखता रहा। उसने कहा, साईं आप जानते हैं मैं इस्लामाबाद में था, अगर यहाँ होता तो अपनी जान पर खेल जाता, मगर नाजा पर आंच न आने देता, किसी दुश्मन का इस पर साया भी न पड़ने देता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।